प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना पहला पाठ जो कविता है इसको पढ़ा, इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को किया। अब हम इसके व्याकरण के भाग जो अभ्यास प्रश्नों के रूप में होता है, हम वे कर रहे थे। तो हमने क्या क्या किया, इसके व्याकरण के प्रश्न जो कि भाषा बोध के अंतर्गत था, हमने वह किया। पहला था प्रश्न हमारा विलोम शब्द। तो मैंने कहा है जो भाषा बोध के अंदर हमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न मिलते हैं, और विलोम शब्द हमने कौन कौन से किया है। पहला था वरदान। वरदान को क्या कहा जाता है? वरदान को अभिश्राप। इसका विलोम क्या होता है? वरदान। देवताओं द्वारा मिला गया आशीर्वाद या दान, हम कहते हैं उसे वरदान, और इसका विलोम होता है अभिश्राप। निर्मल का विलोम होता है मलिन। विशेष का सामान्य, और मानव का दानव। मानव का दानव क्यों कहते हैं? मानव जो होता है वह हृदय से काफ़ी दयालु होता है, और दानव जो है वह ऐसा नहीं होता। तो मानव का विलोम होता है दानव, विशेष का सामान्य, वरदान का अभिश्राप, और निर्मल का मलिन। तो ये विलोम शब्दों के बारे में हमने बताया था कल। उसके बाद हमने शब्द निर्माण बताया था। वी उपसर्ग लगा करके कैसे हमने शब्द बनाए थे। वी जमा शेष विशेष, वी जमा देश विदेश, वी जमा चित्र विचित्र, वी जमा ज्ञान विज्ञान, और ठीक इसी तरह निर उपसर्ग से भी हमने शब्दों का निर्माण किया था। निर्जमा मल निर्मल, निर्जमा जीव निर्जीव, निर्जमा धन निर्धन, और निर्जमा बल निर्बल। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न था? पढ़ो, सोच समझो और लिखो। ये हमने कल करवा लिया था, आपको याद होगा। और हमने इसके अलावा समानार्थी शब्दों की पहचान की थी। तीसरा, जो समानार्थी शब्द नहीं था उस पर हमने गोला लगाया था। तो ये तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। मिट्टी का समानार्थी कौन सा क्या नहीं होता? पृथ्वी नहीं होती, माटी और रज होती है। तो हमने गोला लगाया था पृथ्वी पे, क्योंकि मिट्टी का समानार्थी शब्द होता है माटी और रज। उसी तरह काया का समानार्थी शब्द होता है तन और शरीर। तो अंग पे हमने गोला लगाया था। अंग तो शरीर का भाग होता है। नभ का समानार्थी शब्द होता है आकाश और गगन। मेघ तो बादल को कहते हैं, तो हमने बादल पे घेरा लगाया था। और हमारा अगला शब्द था इंसान। इंसान का मानव या मनुष्य कहा जाता है, ये समानार्थी शब्द है। पुरुष तो आदमी को कहा जाता है, तो ये हमने पुरुष पे गोला लगाया था। और धरती को धरा और वसुधा कहा जाता है। धूल तो अलग है, ये समानार्थी शब्द नहीं है, तो हमने धूल पे गोला लगाया था। आज हमें चौथा प्रश्न करना है। तो ये हम लोग कर चुके हैं। आपने इसे जरूर नोटबुक में, जरूर अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख लिया होगा, क्योंकि हम अभ्यास प्रश्नों को अपने पाठ्य पुस्तक में ही लिखते हैं। आज हमें अपना चौथा प्रश्न करना है। चौथा है समान तुक वाले तीन शब्द लिखो। तो इनका तुक मिलाना है। चौथा प्रश्न है हमारा भाषा बोध का चौथा प्रश्न। भाषा बोध का प्रश्न है चौथा। और समान तुक वाले तीन शब्द लिखो। समान तुक वाले, समान तुक वाले तीन शब्द लिखो। तो हमें तीन शब्द लिखने हैं। तीन शब्द लिखो।
तो कविता में हमने देखे तुक वाले शब्द। कवि जो होता है कविता लिखते समय तुक वाले शब्दों का बड़ा प्रयोग करता है, क्योंकि उससे क्या हो जाती है, कविता आकर्षक हो जाती है और कविता पाठ करते समय भी श्रोता को अच्छा लगता है या फिर, तो ये कारण था तुक वाले शब्द में। तो इसमें कुछ कुछ दे रखी है। ये कविता के ही शब्द भी हैं। काया, हमारा पहला शब्द है काया। हमें हर के 3-3 शब्द लिखने हैं और है, फिर है भूल, दूसरा शब्द है भूल, तीसरा शब्द है इंसान, चौथा शब्द है धरा, तो चौथा शब्द है धरा। हमें 3-3 तुक वाले शब्द लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है काया। यहाँ अर्थ तो आपको बताने की जरूरत नहीं, शरीर को काया कहा जाता है। तो अंतिम जो वर्ण होता है वो भी या का ही आना चाहिए, तो उससे क्या होगा, हमारा तुक खुद भी खुद बनेगा। तो याद रखना, जब भी हम तुक वाले शब्द लिखते हैं तो जो शब्द का अंतिम वर्ण होता है वो हम वही लिखने की कोशिश करते हैं, तभी तुक बनता है। ये नियम है। तुकबंदी के लिए अंतिम जो वर्ण है, जैसे इसमें अंतिम, जैसे पहला शब्द हमें काया दिया हुआ है, तो या, तो हमें ऐसा शब्द चुनना है और उसका अर्थ भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम शब्द की बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ भी होना चाहिए, क्योंकि शब्द की क्या परिभाषा है, वर्णों का वह समूह जिसका अर्थ होता है। तो हम ऐसा चीज़ ना लिख दें जिसका अर्थ ही नहीं निकलता है, उसका अर्थ होना चाहिए, तभी वह शब्द बनेगा। तो पहला शब्द है काया। काया का हमने छाया। छाया आपको पता है, छाया सूरज की रोशनी पड़ती है, अगर उस पर कोई चीज़ आती है बीच में, उसके किरणों को रोकता है तो छाया बनती है। तो छाया हमें एक शब्द है। ये भी या आया है, यहाँ पे भी या आया है। उसके बाद आया, खाया, छाया, आया, खाया, तो ये तुक वाले शब्द हैं। अब आपको पता चल गया तुक वाले शब्द। तो इनमें अर्थ मिलाने की कोशिश नहीं करनी है, इनका अलग अर्थ अलग अलग हो सकता है, हमें केवल तुक मिलाना है, ध्वनि। तो ये नहीं कि अर्थ भी मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं, अर्थ नहीं मिलेगा, हम केवल तुक मिलाएंगे। इसका अर्थ होता है शरीर, काया का। छाया जो प्रकाश के रुकने के कारण बनता है, आने को आया कहा जाता है, खाने को खाया कहा जाता है, तो अर्थ नहीं मिलेगा। तो कोई ये ना समझे कि हम यहाँ पे अर्थ इनके एक हैं, हम केवल इसमें तुक एक हैं। तुक मतलब मुंह से निकलने वाली ध्वनि। तो कवि ऐसे ही शब्दों को प्रयोग करते हैं, काया, छाया, आया, खाया। तो कविता में अगर ऐसे शब्द होते हैं तो कविता रोचक हो जाती है, इंटरेस्टिंग हम लोग बोलते हैं। सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी, दोनों को ऐसी कविताएं बहुत पसंद है जिसके की तुक मिलती हो, तुक वाले शब्द हों। भूल, हमारा अगला शब्द है भूल। शूल, शूल होता है, त्रिशूल को शूल कहा जाता है, कांटे को भी शूल कहा जाता है। शूल जो नुकीला हो, कांटा, कांटे को भी शूल कहा जाता है। धूल तो आपको पता ही है, जब मिट्टी उड़ती है तो धूल का रूप ले लेती है।
भूल, शूल, धूल, मूल। जड़ को मूल कहा जाता है। तो इनके अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन तुक एक है। भूल, शूल, धूल, मूल। इसी तरह काया, छाया, आया, खाया। अगला हमारा शब्द है इंसान। तीसरा है इंसान। तो पीछे न आना चाहिए, तो इंसान। और क्या हो सकता है? खान, जान, मान। मान सम्मान को बोलते हैं मान। मान सम्मान, आदर सम्मान। धरा, पीछे र आना चाहिए, रा आना चाहिए, तो धरा का हो गया मरा। धरा, मरा, खरा। जो चीज़ सच्ची होती है उसे खरा बोला जाता है। खरा, खरा सोना, मतलब सोना में कोई खोट नहीं है। ज़रा, कम चीज़ को ज़रा कहा जाता है। तो हमने समान तुक वाले 3-3 शब्द लिखे हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। सब हमें बुक में ही करना है। ये सभी हम अपने बुक में ही करेंगे। तो आप इसे नोट कर लें। हाँ, फिर से एक बार देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम सोचो और लिखो अगले प्रश्न को पे चलेंगे। समान तुक वाले 3-3 शब्द लिखो। पहला था काया, काया का छाया, आया, खाया। भूल का हमने लिखा शूल, धूल, मूल। इंसान का लिखा, पीछे का न आना चाहिए, इंसान, खान, जान, मान। धरा, रा आना चाहिए, धरा, मरा, खरा, जरा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है सोचो और लिखो। तो इसमें हम कहेंगे हॉट्स के अंतर्गत आई, हाई ऑर्डर थिंकिंग। एक कविता हमने क्यों बच्चों को ये दी गई थी, ताकि हमें पता चले कि हम भी इंसान हैं, बच्चे भी इंसान ही हैं, और इंसानों के क्या गुण होने चाहिए कि हमें मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं, बाद में इसका उत्तर लिखते हैं। सोचो और लिखो के अंतर्गत आएगा। इसे भी हमें पाठ्यपुस्तक में ही करना है। सोचो और लिखो। प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही जैसे। तो ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है। सभी मनुष्य, इंसान का अर्थ मनुष्य ही है। सभी मनुष्य एक जैसे हैं। एक जैसे हैं। तो यह भूल जाने से मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? यह भूल जाने पर मानव के जीवन पर, ये भूल जाने से लिखते हैं पर नहीं, ये भूल जाने से मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है?
सबसे पहली बात, जैसा कि इसमें कि सभी मनुष्य एक हैं, प्रकृति इसे एक देखती है। सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं सबको एक नज़र से देखती है, सबको एक जैसा सूर्य की किरणें देती है, हवा, आसमान। प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती। प्रकृति के लिए सभी लोग, सभी मानव एक समान है। सभी मानव क्या, सभी जीव जंतु जितने भी सब बराबर है। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य ये बात भूल गया है। वह आपस में लड़ते रहते हैं। हमने धरती पे 200 देश बना लिए हैं और अपने देश में भी हम ये नहीं कि अभी भी संतुष्ट हैं। आपस में भी, अपने देश में भी हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे, धर्म, जाति या किसी भी मतभेद के कारण लड़ते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें मिलजुल करके प्यार से रहना चाहिए। देश की बात कर रहे हो, परिवार में भी लोग एक साथ मिल के नहीं रहते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस का ही उदाहरण देख लो। हमें एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, सबको एक बराबर मानना चाहिए, सबसे प्रेम से और शांति से जीवन जीना चाहिए। लेकिन ये बात भूल जाने के कारण अब क्या हो गया है, क्या प्रभाव पड़ा। ये जो मनुष्य तो सब एक जैसे हैं, तो ये भूल जाने के कारण क्या प्रभाव पड़ा है, लोग अहंकारी हो गए हैं। वे अपने आप को बड़ा मानते हैं, दूसरे को छोटा मानते हैं और भेदभाव करते हैं। इसी कारण से, चाहे पद का कारण हो, कई अपने आप को अमीर, दूसरे को गरीब, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, रंग से भी भेदभाव करते हैं। तो रंग का भी, जाति का भी, धर्म का भी ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमने 200 देश बना लिए, कोई बात नहीं। अब तो हमें शांति से जीना चाहिए। अब तो हमें अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम शांति से नहीं रह सकते। अगर हम ऐसे ही भेदभाव करते जाएंगे, ये बात भूल जाएंगे कि मनुष्य सभी एक हैं, ये बात अगर हम भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे और हमें शांति के साथ हम नहीं रह पाएंगे। ये चीज़ हमें सभी मनुष्यों को ये जान लेनी चाहिए। हम इसी का करीब 2, 3, 4 वाक्यों में इसका उत्तर देंगे। तो शुरू करते हैं इसका उत्तर। सभी मनुष्य एक जैसे हैं, यह भूल जाने से मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो प्रभाव बताना है कि अब हम ये बात भूल गए हैं तो क्या प्रभाव पड़ा है कि हमने अलग अलग देश बना लिए। ये भेदभाव के कारण ही देश बने। धरती एक ही थी, हमारी जो धरती है एक है, हमने उसमें अलग अलग रेखाएं खींच दी हैं, अपना जगह बना लिया है, अपना नया नया देश बना लिया है। 200 देश के करीब में बट गई है धरती। उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। हम एक दूसरे देश आपस में भी लड़ते रहते हैं, तो ये भी सही नहीं है। हम लोग अपने देश के अंदर भी, ये नहीं कि अपने देश में हम लोग शांति से बैठे हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे को बराबर मान ही नहीं रहे हैं तो संसार के बाकी देश की बात छोड़ो, हम तो अपने देश में भी आपस में एक दूसरे को भेदभाव करते हैं कि वो तो दूसरे राज्य का है, वो तो दूसरे धर्म का है, उसका तो वेशभूषा अलग है, वो तो मेरे से अलग है, मैं बड़ा हूँ। तो ये भेदभाव जब तक रहेगा तब तक हम शांति से नहीं रह सकते। ये भेदभाव जब तक रहेगा तब तक हम लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो इंसानों को क्या करना चाहिए, ये सब भेदभाव को भुला देना चाहिए और सभी इंसानों को एक मान करके हमें प्यार से रहना चाहिए। तो इसका उत्तर है, हम लिखेंगे, सभी मनुष्य एक जैसे हैं, ये भूल जाने से मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। हम कहेंगे सभी मनुष्य एक जैसे हैं,
एक जैसे हैं, सभी मनुष्य एक जैसे हैं। यह बात भूलने के कारण, यह बात भूलने के कारण ही मनुष्यों ने बहुत से देश बना लिए हैं, बहुत सारे देश बना लिए हैं, देश बना लिए हैं। तो यहाँ बना लिए हैं अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे हमने धरती के टुकड़े कर दिए, तो इसीलिए ये बुराई ही है कि हम चाहते तो हम पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पे एक साथ रह सकते थे, लेकिन ये अलग देश बना लेना कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं बोली जा रही है यहाँ। तो ये मत सोच लेना कोई चमत्कार कर दिया कि हमने अलग अलग देश बना दिए। अरे ये इसमें हमने भेदभाव के कारण हम बट गए आपस में। हम पहले एक थे, लेकिन इस भेदभाव के कारण हम बट गए हैं। तो ये अच्छी चीज़ में नहीं है, बुरी चीज़ के कारण आ रहा है। इसको नेगेटिव सेंस में लेना है कि हम भूत में मनुष्य ने बहुत सारे देश बना लिए, मतलब वह एक साथ नहीं रह पाए। उन्होंने देश के धरती के अनेक अनेक टुकड़े कर दिए, अलग अलग 200 देश बना लिए हैं। तो ये बुराई में ही आएगा। उसके बाद क्या है, सभी मनुष्य, ये सब बहुत सारे देश बना लिए हैं और ये देश और यह देश आपस में भेदभाव करते हैं और लड़ते भी हैं, भेदभाव करते हैं। तो एक बात ये है, देश बना लिए, वो देश भी आपस में सुखी नहीं है, वे भी एक दूसरे से भेदभाव का यहाँ पे क्या अर्थ है कि वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे पश्चिमी देशों अपने आप को विकसित मानते हैं, विकसित हैं भी, और जो हम कहेंगे एशियाई देश हैं उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। तो इन सब के कारण एक भेदभाव हो जाता है। अफ्रीका के जो देश हैं उनको भी छोटा और वहाँ के लोगों को भी कम विकसित मानते हैं, उनके देश में अधिक गरीबी है। तो आपस में भी जो सोच है वो बट गई। अब इंसान भेदभाव करता है, अपने आप को अच्छा, बड़ा और दूसरे देश को अपने से छोटा मानता है। तो ये एक तरह की बुराई ही है। तो अगला वाक्य लिखते हैं। तो ये भेदभाव के, यह देश आपस में भेदभाव करते हैं, देशों के बीच। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये देश जो है, देशों के बीच युद्ध हुई, देशों के बीच। अब आगे यहां से लिखते हैं, बोर्ड मिटा देते हैं, फिर से इसको ऊपर लिख देते हैं। इसे आपने नोट कर लिया होगा, यहां तक आपने नोट कर लिया है। अब मैं एक बार बोर्ड मिटा करके लिखता हूँ, इसके बाद भेदभाव करते हैं कि बाद का हिस्सा हम
लिखते हैं। तो मैं मिटा रहा हूँ, आप देशों के बीच युद्ध भी हो रहे, युद्ध भी होते हैं, युद्ध भी होते हैं। सभी को इस कारण धरती पर अब शांति नहीं रही, शांति और प्रेम, शांति और प्रेम समाप्त हो गया है, हो गया है। तो एक दूसरे को समान न रखना, एक दूसरे को एक सा ना समझना, ये कारण है इसका, किसका? ये शांति के, जो धरती में जो प्रेम और शांति जो चली गई है, ये उसका कारण है। अब चलते हैं, अब करने की बारी। ये मैंने आपको बताया था, ये गतिविधियों के अंतर्गत ये प्रश्न आता है। तो आपको अलग अलग वेशभूषा पहने, ये हमारे कविता में भी ये था कि देश अलग हों, वेश अलग हों। अगर चलो देश अलग हो गए, वेश अलग हो गए, वेश मतलब यहाँ कपड़े का पहनावा, रहन सहन, तो अलग अलग वेशभूषा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विभिन्न देशों के वेशभूषा पहने व्यक्तियों के चित्र इकट्ठे करो और एल्बम लगाओ। तो आपको अलग अलग चित्र मिलेगा। जैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या है पारंपरिक, पुरुष का क्या पारंपरिक हम कहेंगे वेशभूषा है, धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा, कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता। तो ये हर देश का अपना एक पारंपरिक जो हम कहेंगे वेशभूषा होती है, वो आपको उसके चित्र इकट्ठे करने हैं। तो भारतीय वेशभूषा के अनुसार पुरुष का क्या होता है परिधान, औरतों का और पुरुष का ये आपको पता ही। भारतीय वो तो कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता ये पुरुषों का परिधान हो गया। साड़ी किसके परिधान हो गया? औरतों का हो गया। साड़ी और सलवार ये औरतों का हो गया। तो इसी तरह अलग अलग देशों का आपने देख रखा है। तो उन सब के आपको चित्र इकट्ठा करने हैं। और दूसरा प्रश्न ये आपको मैंने गृह कार्य के रूप में दिया है, इसमें वेशभूषा पहचान कर देश का नाम लिखना। तो ये किस देश में इस प्रकार का परिधान पहना जाता है, वेशभूषा पहनी जाती है। तो इसमें अलग अलग देश का हमें नाम लिखना है, परिधान का नाम नहीं। अगर आप परिधान का नाम याद रखते हैं तो वो तो और अच्छी बात है। तो जैसे कि अलग अलग हमें देश के नाम बताने हैं। कौन से 4 चित्र दे रखे हैं और इन परिधानों के नाम नहीं बताने, हमें केवल देश के नाम लिखने। और अगर आप परिधानों के नाम भी बता सके तो और बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो इसी के साथ हमने अपना पहला पाठ जो कि कविता का था पूरा कर लिया। तो गृह कार्य में आपको यही 5वां जो प्रश्न है, विभिन्न वेशभूषा को पहचान कर देश का नाम लिखो, ये आपको करना है। और विशेष जो वेशभूषा पहने लोगों के जो चित्र है उसको इकट्ठे करना है। ये 2 आपको आज मैंने गृह कार्य दिया है। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे अपना दूसरा पाठ। आज के लिए बस इतना ही।